And so kindly all of you are requested to maintain the digital etiquettes. And the session is divided in two segments. In the first segment, we will hear the views and ideas of our honorable speaker. And in the second session, on the second segment, uh, that is the interactive one. All of you, all the participants can interact with our honorable speaker, and all the participants are requested to kindly write down their queries, questions, and ideas in the chat box so that we can connect to you, connect all of you to our honorable speaker. Now, I would like to invite the introducer of today's session, Ms. Rinki Kumari, who will introduce the today's session. Rinki, over to you. थैंक यू अमृत जी। तो आज हम सभी शहीद दिवस के इस मौके पर स्टेट आदिवासी रेजिस्टेंस विषय पर इस मंच पर एक साथ जुड़े। शुरुआत में मैं रिंकी कुमारी आप सबों की शुरुआत जय संहिता के जनसंहिता के कट्टर जी की कविता से आप सबों को परिचित करवाना चाहूंगी। गांव में वो दिन था एतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दस्तकों के बीच देख एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा देखो यही थी कभी गांव की नदी। आया? हाँ। कहाँ आया? काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। नहीं हो जाएगा, बोलो कोई बोलेगा। थैंक यू। सूखे दस्तकों के बीच देख एक पतली सी पगडंडी, मैंने कहा नन्ही पीढ़ी से कहा देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन में बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह शाम के निपट गई मुझसे, सामने दूर फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा देख रही हो ना इसे, यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिया। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। भैया थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार बोला ये नदी यहाँ की नहीं, दूर से ग्रह से आई है। मंदी है, छटांग भर महंगाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली, चौकी देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। निश्चित ही कविता हमारे मन में एक साथ कई दुनिया उसके बीच द्वंद्व को उभारती, विकास के प्रतिमाओं पर प्रश्न करती है इस दुनिया में जी रहे हर इंसान के संबंधों पर। स्टेट आदिवासी रेजिस्टेंस द डेथ स्क्रिप्ट ड्रीम एंड डिल्यूजन इन नक्सल कंट्री पुस्तक में परत दर परत खुलती है, संबंधों के उलझनों को हमारे सामने ला खड़ा करती। यह सत्र द डेथ स्क्रिप्ट के लेखक, उनकी रचना, उनके व्यक्तिगत अनुभवों व वैचारिकी के लिए आयोजित किया गया। तो हमारे जन्म विवेचन के इस 25वें सत्र में मैं अपने वक्ता श्री आशुतोष कुमार भारद्वाज जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, साथ ही हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का सहृदय स्वागत करती हूँ। आशुतोष भारद्वाज जी एक समर्पित द्विभाषी पत्रकार व कथाकार हैं। उनकी प्रेरणादायक कार्यों के लिए उन्हें लगातार 4 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजे जाने का गौरव भी प्राप्त है। 2015 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए रूटर्स स्कॉट अवार्ड के लिए भी चयनित किया जा चुका है। मलयालम, तेलुगु, हिंदी में अनुवादित इनकी होती पुस्तक द डेथ स्क्रिप्ट को बेस्ट नोटिफिकेशन बुक ऑफ द ईयर 2020 के लिए अच्छा गलता अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी कई रचनाएं हैं, जिनमें जो फ्रेम में ना थे वह पितृवत 2 पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य के अन्य विधाओं पर भी काम किया है। इन्होंने बहुत सी भाषाओं में निबंध लिखे हैं व बहुत सारी आलोचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः
मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि अपना माइक अन्यथा ना खोलें। अपने प्रश्न, अपने विचार, अपने अनुभवों को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सत्र के हमारे संचालक मनीष कुमार जी वैचारिकी स्तर सत्र के आपके प्रश्नों को हमारे वक्ता तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद सर। मैं आपको संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब ये मंच आपका है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो यस सर, हेलो। आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, बस यही पूछ रहा था। ठीक ठीक। तो जी धन्यवाद। तो आप सभी गया के विद्यार्थी हैं? हाँ, उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, है ना? हेलो। जी सर। जी सर, और भी दूसरे हाँ संस्थानों हाँ, के विद्यार्थी जुड़े हैं। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, जो आज का विषय है, स्टेट आदिवासी रेजिस्टेंस। स्टेट, उसके बाद हाइफन, फिर आदिवासी, फिर हाइफन, फिर रेजिस्टेंस। इसका क्या अर्थ हुआ? आपको क्या लगता है? ये विषय क्या इंगित कर रहा है, क्या सूचित कर रहा है अपने आप में? क्या स्टेट और आदिवासी के बीच में कोई रेजिस्टेंस जैसी चीज है? अगर है तो क्यों है? उसकी क्या वजह है? आजादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, और आदिवासी जो हमारे मानव जीवन का, जो हमारे हमारे देश का, हमारे हमारे समाज का इतना महत्वपूर्ण भाग है, एक संघर्ष या द्वंद्व की स्थिति में क्यों है, तो हम उस चीज में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं थोड़ा ये भी बात करना चाहूंगा कि ये शब्द आदिवासी का अर्थ आखिर क्या है, आदिवासी कौन होते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आदिवासी, हाँ, मतलब उस जगह के मूल निवासी। भारतीय संविधान इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स भी कहता है। लेकिन मैं यहां आपको ये रेखांकित करना चाहूंगा कि शेड्यूल ट्राइब्स और आदिवासी में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, ये आपको समझना, ये इस पर हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा से। देखिए, बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स ऐसी भी हैं जो कि काफी विकसित हो गई है, काफी तरक्की कर रही है। मसलन नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के बहुत सारे समुदाय जो हैं, आदि ट्राइब्स हैं, या लाहौल स्पीति के, अगर आपने ट्राइब्स के बारे में सुना हो तो वो कितने समृद्ध हैं। इसी तरह से अगर आपने सुना होगा कि जो मीणा है राजस्थान के, वे भी बहुत समृद्ध हैं। वे तमाम किस्म की नौकरियों में, सरकारी पदों में, आईएएस आईपीएस ये वगैरह वगैरह, उन्होंने जगह वो वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बनस्बत एक और प्रजाति भी है, एक और आदिवासी भी है, जो कि दक्षिण भारत के जंगलों में रहते हैं, सॉरी, मध्य भारत के जंगलों में रहते हैं। गढ़चिरौली महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में भी जो भील है, वहां से लेकर फिर पूरे झारखंड, और आपके शायद गया में भी कुछ है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो ये पूरी बेल्ट है, जो छोटा नागपुर पूरी बेल्ट है, कलकत्ता से लेकर झारखंड, और उसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर आंध्र, फिर तेलंगाना, फिर गढ़चिरौली तक, वहां काफी ढेर सारे समुदाय रहते हैं आदिवासियों के। ये वो समुदाय हैं जो कि सत्ता से या सरकार से अमूमन दूर रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिली है। आप देखें, सरकारी नौकरियों में इनके पास बहुत ज्यादा इनका जैसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, इन लोगों के पास अपने नेता नहीं है। ये लोग, इन लोगों का जो साक्षरता रेशियो इत्यादि इत्यादि है, वो बहुत कम है। और ये लोग अमूमन उन भाषाओं को बोलते हैं, जैसे गोंडी या हल्बी हुई, जिन भाषाओं में बहुत गहरा विमर्श अभी तक नहीं है इन आदिवासियों में, है ना। और ये संथाल हुए छत्तीसगढ़ के, वहां के, झारखंड के। तो ये आदिवासी जो हमारे बाकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनसे कैसे अलग है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे,
तब तक बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि सभी ट्राइब्स आदिवासी नहीं हैं, ये मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है ना। तो ये लोग कौन है फिर? ये वो लोग हैं जो सत्ता की शक्ति से, सत्ता की जो सत्ता की जो सुविधाएं हैं उससे बहुत दूर बैठे हुए हैं। सबसे अधिक अत्याचार आप देखेंगे जिसे हम स्टेट एट्रोसिटीज कहते हैं, वो भी इन्हीं आदिवासियों पर होती है, इन्हीं 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 लोगों पर। इस समुदाय की एक विशेषता और भी है। एक विशेषता मैंने बताया जंगलों में रहता है। एक विशेषता यह है कि ये जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, ये चूंकि जंगलों में रहते हैं, ये बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, जैसे लोहा हुआ, कोयला हुआ, अभ्रक हुआ, ये उसके ढेर पर बैठे हुए हैं। यानी कि जो पूरा मध्य भारत का जंगल है, वो ये जो आदिवासी का जंगल है, वो खनिज की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छा खनिज है उनके पास। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे होता ये है, अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। क्योंकि सत्ता को इनके खनिज चाहिए, है ना, सत्ता को चाहिए और व्यापार को चाहिए, मार्केट को चाहिए। तो जिन लोगों को इनके खनिज चाहिए, वो फिर इनसे किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर इनके जंगल खाली करा देना चाहती है। यहां से आदिवासी और स्टेट के बीच का, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, वो शुरू होता है, जिसे आदिवासी भाषा में कहा जाता है जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई। अब आप देखें, जैसे मसलन मैं शिमला में रहता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ उदाहरण के तौर पर, तो मेरे ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। मतलब मेरी जमीन को लेकर सरकार मुझसे कभी पीछे नहीं पड़ी हुई है कि आपको अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी और उस जमीन को खाली करके उसमें हमें खनिज निकालना है। लेकिन ये जो जमीनें हैं, ये जो भूगोल है आदिवासी के जंगल, वे चूंकि इतने गहरे खनिज पर बैठे हुए हैं, इसीलिए सरकार उन्हें वहां से बेदखल करना चाहती है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। एक सबसे ताजा उदाहरण जो दोनों चल रहा है, जो आपने सुना होगा, हसदेव अरंड कोल ब्लॉक का। आपने सुना होगा कि ये जो हसदेव अरंड जो जंगल है, वो छत्तीसगढ़ में है। बहुत ही विशाल और बीहड़ जंगल है, जो देश के सबसे समृद्ध आदिवासी इलाकों में से एक है, सबसे समृद्ध जंगलों में से एक है। तो वो जो जंगल है, वहां बहुत बेहतरीन कोयला छुपा हुआ है। सरकार क्या चाहती है? सरकार आदिवासियों को वहां से बेदखल करके उस कोयले को हथिया लेना चाहती है। अब इसमें होता क्या है? यहां से आदिवासी और सरकार की सत्ता के बीच का, जिसे हम संघर्ष कह रहे हैं, वो शुरू हो जाता है, क्योंकि आदिवासी अपनी जमीन आराम से नहीं देना चाहते। अब आप देखें कि भारतीय संविधान ने आदिवासियों को ये अधिकार दिए हैं कि उनकी अनुमति के बगैर कोई जगह खाली न की जाए। मसलन जब तक ग्राम सभा की अनुमति न हो, तब तक उनकी जो भूमि है, वहां जब तक उनकी अनुमति न हो, उस भूमि पर माइनिंग नहीं हो सकती। ये भारतीय संविधान ने इन आदिवासियों को सुनिश्चित किया हुआ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाता है? हम देखते हैं कि असलियत में ये सारे के सारे जो नियम या कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। भारतीय संविधान कहता है कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति नहीं होगी, तब तक कोल माइनिंग या किसी किस्म का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सकता। लेकिन हम जानते हैं कि हसदेव अरंड में अनुमति नहीं है, इसके बावजूद अडानी को तरह तरह के दोनों 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 सरकार, छत्तीसगढ़ की भी सरकार और राजस्थान की भी सरकार। अच्छा, मैं ये थोड़ा इस केस को बताता हूँ जरा, अडानी वाले केस। तो राजस्थान सरकार के पास छत्तीसगढ़ की कोल माइंस हैं, उनको निकालने का राजस्थान के पास अभी अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन विचित्र बात यह है कि राजस्थान सरकार ने इस कोल की जो माइनिंग की जो लीज है, जिसे हम माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटर कहते हैं, एमडीओ, वो इन्होंने अडानी को दे दिया है। यानी कि इसको निकालेगा कौन? इस कोल को, कोयले को अडानी निकालेगा। अब
हमारे जो आदिवासी हैं वो स्पष्ट विरोध में हैं कि भाई वो जमीन को नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि ये जंगल उनका है, वो जंगल को नहीं देना चाहते। लेकिन सरकारें छल से, प्रपंच से उस हसदेव अरण्य के जंगल को नष्ट करने पर आदिवासी छीनने में लगी हुई है। ये आपने केस अंदर सुना होगा की तरह, यहां से रेजिस्टेंस आता है। अब मैं एक केस और बताता हूं आपको कि कैसे सरकारें आदिवासियों के साथ बेईमानी करती हैं। क्या हुआ, शायद 2009 की बात है, 6 की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने जो इफ्को है उसके साथ एक प्लांट का एमओयू किया। प्रेमनगर एक नामक जगह है सरगुजा जिले में, ठीक। अब ग्राम सभा हुई, यानी कि जो आदिवासियों की सभा होती है कि ये किसके पास ये मतलब इसकी अनुमति किसको दी जाए, इस चीज की, इस माइनिंग की, सॉरी इस प्रोजेक्ट की। तो ग्राम सभाओं ने लगातार उसको मना किया। ग्राम सभाओं ने कहा कि हमें ये माइनिंग नहीं करानी यहाँ, ठीक। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, जब सरकारें लगातार कह रही हैं, वो सॉरी ग्रामीण लगातार कह रही हैं कि भाई हमारी अनुमति के बगैर ये नहीं होता, तो सरकार को प्रपोजल छोड़ देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या किया, देखिए इस बेईमानी को समझिए आप। सरकार ने क्या किया कि जो प्रेमनगर ग्राम पंचायत थी उसका नाम बदलकर या उसको वहां से हटाकर उसको नगर पंचायत में ला दिया। मैं चाहता हूं इस बात को थोड़ा आप गहराई से समझें। जो ग्राम पंचायत थी और जहां आदिवासियों के पास अधिकार थे, उन्होंने उस जगह को बदलकर नगर पंचायत कर दिया, मतलब उसको नगर पंचायत के क्षेत्र में ला दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि आदिवासियों की अनुमति के बगैर आप उनके जंगल को छीन सकते थे, आप वहां प्रोजेक्ट अपना सकते थे। तो ये जो चीज है ना, ये है आदिवासी को, इस तरह से आप आदिवासी के साथ बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, छलते हैं। लक्ष्य आप समझ रहे मेरी बात, ये वाली कितनी महत्वपूर्ण बात मैं चाहता हूं थोड़ा समझे इस बात को आप, कि जो चीज ग्राम सभा थी उन्होंने उसका नाम बदलकर उसको सॉरी जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने उसका नाम बदलकर नगर पंचायत कर दिया। यानी कि अब सरकार की आसान हो गया कि वह अपनी मनमानी कर सकती थी। तो सरकार इस तरह से बेईमानी करती है तरह तरह की, जहां वो आदिवासियों के हथियार छीनती है और आदिवासियों के अधिकार छीनती है। अच्छा एक बात, अच्छा देखिए ये एक और चीज है। अब आदिवासियों के साथ ये संभव क्यों हो पाता है इस तरह का छीने जाना, ये भी हमें समझना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आदिवासियों के पास दुर्भाग्यवश अपने बुद्धिजीवी, अपने लेखक, अपने वक्ता इत्यादि नहीं है। मसलन मैं ऐसे बताऊं, हर जैसे कश्मीर है मसलन, ठीक है ना, कश्मीर में सरकार काफी अन्याय अत्याचार कर रही है, हम सबको पता है। लेकिन कश्मीरी जो कश्मीर के पास अपनी स्वतंत्र आवाज है, कश्मीरी पत्रकार हैं, कश्मीरी लेखक हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो उस बात को उठा सकते हैं। लेकिन आदिवासी के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने नहीं सुना होगा कोई बस्तर या झारखंड गया कोई आदिवासी बड़ा पत्रकार बना। पिछले कुछ समय में कुछ एक लोग आदिवासी कविता के क्षेत्र में जरूर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी ऐसा नेतृत्व नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह है वहां शिक्षा का अभाव। वो आदिवासी समाज में अभी वो मूवमेंट शुरू नहीं हो पाया है। जैसे मैं ऐसे कहता हूं अक्सर कि आप दलित आंदोलन को देखते हैं तो दलित आंदोलन जहां खड़ा हुआ है उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा। मतलब फूले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर 100 सवा वर्ष तक काफी दिन की छुट्टी, बहुत लंबे समय तक जो है इन्होंने इस दलित आंदोलन को चलाया।
दलित विमर्श को चलाया, उसके बाद जाकर कई पीढ़ी बाद जाकर आज हम देखते हैं कि दलित एक्टिविस्ट हैं, दलित बौद्धिक हैं, दलित लेखक हैं, दलित कार्यकर्ता हैं, दलित पत्रकार हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आदिवासी समाज में अभी ऐसा आंदोलन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं अक्सर कहता हूं कि ये अब समय है कि आदिवासी समुदाय को अपना आंदोलन या अपना एक नेतृत्व तैयार करने के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया अभी, जैसे दलित का जो उदाहरण है, जो दलित आंदोलन है हमारे पास, वो करीब 125 वर्षों के बाद इस जगह पर जा खड़ा हुआ है। लेकिन आदिवासी समुदाय में ऐसे आंदोलन या ऐसे शैक्षणिक आंदोलन या ऐसे विमर्श अभी तक नहीं हुए हैं। ये भी बड़ा संकट है। और एक और चीज है जो मैं बार बार ये भी जो मैं कहता हूँ, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि आदिवासी समुदाय के पास अभी अपनी नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है। एक ये भी है कि आदिवासी के पास अभी अपना राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं है, दुर्भाग्य से। आप देखेंगे कई सारे दलित नेता हैं, लेकिन आदिवासी नेता नहीं है। मसलन जैसे अपनी मायावती जब बनी, या काशीराम थे, या अन्य देशों में है, सॉरी अन्य राज्यों में है, लेकिन इस तरह के आपको आदिवासी नेता बहुत कम मिलते हैं। झारखंड में एक आदिवासी नेतृत्व है, आदिवासी छवि बनी हुई है, लेकिन वो भी उतना सशक्त नहीं है। अच्छा, मैं रोक के भी एक बात जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग यहाँ आदिवासी हैं? तो बताएगा क्या? हेलो, क्या जी सर? मैं ये पूछ रहा था कि आप में से कितने लोग आज यहाँ जो सुन रहे हैं, कितने लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं? यहाँ पर तो संभवतः शायद कोई नहीं होगा सर, क्योंकि ये ज़्यादातर विद्यार्थी बिहार के हैं। एक शिक्षक शायद जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोफेसर, वो बताएंगे। अनुज लोगन? नहीं, हमारे साथ लियोनार्ड इक्का सर जुड़े हुए हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वो झारखंड से हैं। तो अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। मैं बस जानना चाह रहा था कि आपके पास, आप लोगों के पास यहाँ कितने हैं। ठीक है, तो मैं देखिए, अब ये देखिए कि आप गया में हैं इस समय, लेकिन आदिवासी समुदाय की जो उपस्थिति है वो लगभग नगण्य है। जबकि गया से आप देखेंगे तो गया से बहुत ही भीषण नक्सल आंदोलन चला है। गया एक समय जो है, जिसे अंग्रेजी में हॉटबेड कहते हैं, उस आंदोलन का बहुत बहुत बड़ा जो है केंद्र रहा था। लेकिन इसमें आदिवासी समुदाय को वो जो है उसने उसको नेतृत्व नहीं दिया। अच्छा, इससे अब संकट क्या होता है? इससे समस्या ये होती है कि इन सारी चीजों की वजह से सरकार को वो सहूलियत मिल जाती है कि वो आदिवासियों के अधिकारों का चुपचाप या बेईमानी से या खुलेआम हनन कर सके। अगर अगर ऐसा होता कि आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग होते, तो शायद ये आदिवासी सशक्त होते, या आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं में जैसे आज आप ये देखें कि यूपी बिहार में बहुत बड़ी ओबीसी लीडरशिप है, बहुत बड़ी, बहुत ही पावरफुल ओबीसी की लॉबी बनी हुई है। लेकिन आप देखेंगे आदिवासी की लॉबी नहीं है। यही स्थिति झारखंड में भी है। आदिवासी है तो सही, लेकिन जिस तरह से ओबीसी वगैरह जब चाहे सिस्टम को रोक देते हैं, थाम लेते हैं, पकड़ जकड़ लेते हैं, वो आदिवासी समुदाय के लिए वो अभी संभव नहीं है। इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह देखिए, जो बताना जा रहा हूँ थोड़ा सा विवादास्पद आपको लग सकता है, लेकिन अब जो कहना है वो उसको चाहिए ही, जो सत्य है, जो मुझे लगता है कि आप देखेंगे जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद तमाम ओबीसी समुदायों को रिजर्वेशन मिला, और उस आरक्षण की वजह से धीरे धीरे 10 साल, 20 साल, 30 साल में उनकी स्थिति मजबूत हो पाई, सशक्त हो पाई। लेकिन जिसे हम आदिवासी आरक्षण जब हम कहते हैं,
तो वो अमूमन आदिवासी आरक्षण का लाभ वो कुछ गिने चुने आदिवासी जो समुदाय हैं, मसलन मीरा हुए या नॉर्थ ईस्ट के हुए या फिर लाहौल स्पीति हिमाचल के हुए, उनको मिल जाता है, जो कि पहले से ही बहुत समृद्ध है। आदिवासी आरक्षण का लाभ आप अगर देखेंगे डेटा उठाकर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गौंड आदिवासियों को या इक्का को या ओराओं को या हल्बी को या संथाल को मिला होगा। इन लोगों को बहुत लाभ नहीं मिला है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं बंद करूंगा थोड़ी देर में, मेरा गला बहुत मेरा खराब हो रहा है, चोक है एकदम। आप प्रश्न करेंगे, मैं जवाब देता रहूंगा ना, लेकिन मेरी स्थिति एकदम खराब हो रही है। हाँ, तो उसकी वजह यह है कि इन लोगों के पास वो अभी राजनीतिक शैक्षणिक चेतना भी नहीं है, ना आर्थिक संसाधन है कि ये वहां उस जगह तक पहुंच सके जहां से कि अपने अधिकार या अपने आरक्षण के अधिकार लिए जाते हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं यही रोकना चाहूंगा। मैं लगातार खांस रहा हूँ, एंटीबायोटिक लेकर हूँ, मुझे लगता है कोविड हुआ है। लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब तो दे सकता हूँ, बताइए। हाँ, हेलो। जी सर। जी जी। प्रतिभागियों से निवेदन है कि अब वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। मनीष, ओवर टू यू। हेलो। जी सर। जी बताइए। आप देखिए, बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। जी सर नमस्ते सर, मैं दिव्य प्रकाश। जी बताएं। सर जैसे अरुंधति राय की एक किताब है न्याय का गणित, मैंने उसमें पढ़ा तो मैंने आदिवासी को लेके जो मेरी समझ बनी उस किताब में जो उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है, बहुत सारे चैप्टर उनके बारे में है। तो सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार मिले हैं या फिर जो उनको विस्थापन के समय जो उनका वो होता है, जब कुछ बांध बनते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो उनको हटाया जाता है, तो उनके एवज में उनकी स्थिति वैसी नहीं रहती है या फिर सरकार वो प्रोवाइड नहीं करा पाती है, तो उसको सर आप कैसे देखते हैं या फिर आप उसके लिए क्या कहेंगे? मैं अगर प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ, दोबारा बोलिए। सर जैसा कि मैंने अरुंधति राय की किताब पढ़ी न्याय का गणित, हम्म, उसमें उन्होंने बहुत मतलब अच्छे तरीके से लिखा है कि जब वो लोग का विस्थापन होता है, जब कोई प्रोजेक्ट बनता है जैसे माइनिंग हो गई या फिर बांध बने या फिर जो वो लोग को विस्थापित किया जाता है, तो उनको उस तरह से नहीं किया जाता है जैसा कि सरकार द्वारा बताया जाता है, वैसा नहीं किया जाता है। तो उनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या फिर प्रोविजन है तो वो प्रैक्टिस में क्यों नहीं आते हैं, उसके लिए क्या होता है सर? देखिए, यही मैं आपको बता रहा था कि आदिवासियों को अधिकार तो बहुत मिले हैं, लेकिन समस्या ये है कि चूंकि आदिवासियों के पास राजनीतिक और शैक्षणिक शक्ति नहीं है, इसीलिए वे जो है बहुत जल्दी, मतलब सरकार उन्हें दबा लेती है, ऐसा है। आप ये देखिए कि कोई भी जो व्यक्ति होगा, कोई भी समुदाय होगा, सरकार उसके अधिकारों की रक्षा तभी करती है, हमारी निकम्मी सरकारें, जबकि वो सरकार पर थोड़ा दबाव बना पाते हैं। क्योंकि ये सरकारें इतनी ढीठ किस्म की हैं, इसीलिए चूंकि आदिवासियों के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है ना, कोई अपना पॉलिटिकल ताकत, राजनीतिक शक्ति नहीं है, इसलिए हमारी जो सरकारें हैं और राजनेता हैं, वो आदिवासियों की उपेक्षा करते रहते हैं। बस ये बात है। ओके। धन्यवाद। हेलो हेलो, यस एक्सक्यूज मी। मैं यस हाँ, मनीष मैं अभय लियोनार्ड एक्का। यस यस सर, कंटिन्यू सर, प्लीज आस्क। ठीक ठीक। सबसे पहले मैं आशुतोष भारद्वाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्टेट आदिवासी रेजिस्टेंस विषय वस्तु पर अपनी उद्वेदन दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से उनका परिचय दिया कि आदिवासी कौन है और क्यों रेजिस्टेंस होता है, किस प्रकार सरकार उनके प्रति छल करती है या वे अन्याय के शिकार होते हैं।
एक बहुत अच्छा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। मैं खुद आता हूं, मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से। इस ग्रुप में आई थिंक आदिवासी मतलब होंगे तो 4-5 स्टूडेंट ही होंगे। मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर हूँ, और सर ने पूछ रहा था, लेकिन उधर से सही अंदाजा कितने बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे कितने, स्टूडेंट कितने हैं, वो पता नहीं चल पाया। होंगे 4-5 लोग होंगे। तो मैं आता हूँ छत्तीसगढ़ बॉर्डर, और हमारा इलाका नेतरहाट के नजदीक है जी। आशुतोष सर से परमिशन लेकर के मैं भी थोड़ा सा अपना वही बताऊंगा कि हमारे यहाँ भी विस्थापन का प्लान था, तो लेकिन लोगों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया। जी। ये फील्ड फायरिंग रेंज के लिए बिहार सरकार के समय इसको पारित किया गया था। जी। नेतरहाट के नजदीक फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से वहां पर मिलिट्री फोर्स फायरिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, और उससे गांव घर के लोगों को नुकसान होता था, गोलियां लगती थी, कभी कभी जानवरों की हत्या हो जाती थी, और तरह तरह के मतलब उनसे बाधा होती थी, उनके जनजीवन में बाधा होती थी। लोगों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया। तो इसको लोग पोस्टपोन करते हुए आज तक वो लोग प्रत्येक वर्ष उस जगह पर जहां पर फील्ड फायरिंग होती है वहां पर लोग ईयरली उसका अधिवेशन करते हैं हर साल। जैसे कि आशुतोष सर ने कहा कि आदिवासियों के बीच अच्छे नेता नहीं हैं जो नेतृत्व कर सकें, और दूसरा उसका एक कारण और भी है कि भारत में अलग अलग स्थानों में आदिवासी समूह हैं, और कई सारे आदिवासी समूह हैं। सर ने जैसे परिचय दे, झारखंड में आप लोग देखेंगे तो 4-5 बड़े आदिवासी समूह हैं, जैसे संथाल, हो, मुंडा, खड़िया, ओरांव। ये तो मेजर ग्रुप हैं। इसके अलावा बहुत सारे और माइनर ग्रुप हैं, अनगिनत माइनर ग्रुप हैं, और वो लोग एकता में नहीं हैं। और दूसरी बात तो सर ने सही बताया कि शिक्षा सब तक नहीं पहुंच पाई है। शिक्षा जो जहां पहुंची है वे लोग थोड़ा आगे आए हैं, समाज में आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि उनको शिक्षा मिली तो वो लोग समाज में अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी अपनी जीविका चलाने के लिए अपने जीविका में व्यस्त हैं, तो समाज के लिए ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े शहरों में, जैसे मुंबई, दिल्ली और ऐसे बड़े शहरों में आदिवासी लोग पाए जाते हैं, तो और थोड़ा छोटा मोटा आयोजन करते हैं, लेकिन अपनी जीविका को छोड़ करके गांव में पूरी तरह से वो लोग मदद नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ज्यादा जागरूकता नहीं फैली है, ये बात सही है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि सरकार का रवैया बहुत अच्छा नहीं है। खुद मैं अभी मैं अपने 46 साल की जिंदगी में मैं अपनी खुद देखा हूं, जब हम लोग 4-5 क्लास में पढ़ते थे, दैट इज अराउंड इन 1980s 1984 में 4 क्लास में था, और हम लोग देखते थे कि हमारे गांव घर के जंगल सारे काटे जा रहे थे बड़े बड़े लकड़ियों के लिए, और सरकार कटवा रही थी, और जंगल इस तरह से अंधाधुंध काटे गए। इसी प्रकार आदिवासी समूह अलग अलग इलाकों में विस्थापन के शिकार हुए हैं, चाहे डैम के नाम पर, चाहे कल कारखाने स्थापित करने के नाम पर, हमेशा वे लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, और आज भी अलग अलग तरीके से उनको विस्थापित करने का प्लान किया जा रहा है। तो ये नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, तो यहाँ पर लोगों ने नारा बुलंद किया कि झारखंड में एक जो नारा है, जैसे जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो इस प्रकार से लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन जैसे एकता नहीं ला पा रहे हैं। अलग अलग आदिवासी समूहों में, चाहे भारत के विभिन्न राज्यों में आदिवासी लोग हैं, वो लोग अलग अलग रूप से बटे हुए हैं, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज्यादा फूट है। जिस प्रकार से पार्टी के संपर्क में आते हैं, बड़े राजनीतिक पार्टी के संपर्क में आते हैं, तो ये लोग आपस में ही ग्रुप बट जाता है। और मैं अपना बता रहा था कि मैं 91 में मैट्रिक लिखा, तब तक हमारे नेतरहाट के सटे नजदीक महुआ डांड एक जगह का नाम है, बाजार है, ये छोटा माने बड़ा बाजार है। आज के तारीख में हर सुविधा मिलती है महुआ डांड बाजार में, और मैं वहीं 10 तक पढ़ा हूँ। आज तक वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। करीब आबादी तो बहुत है, गांव करीब 100 के ऊपर गांव है, उसमें एक ही डॉक्टर है, एक छोटा सा चिकित्सालय है, उसके नाम पर एक ही डॉक्टर है, और वही कई जगह सड़कों की सुविधा नहीं है। मेरे रहते मैं मेरा घर छोड़ा था करीब मैं
96 आसपास मैं घर छोड़ा था, उसके बाद तब तक बिजली ही नहीं पहुंची थी हमारे यहाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं और अभी तक लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। फिर भी मतलब सरकार ज्यादा कुछ नहीं करती है, केवल उन लोगों से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते हैं और इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। जैसे कि सर ने बता रहे थे कि अनुसूचित क्षेत्र, संविधान में अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है, चिन्हित किया गया है, उस इलाके में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के द्वारा शासन करने की व्यवस्था कही गई, लेकिन सरकार उसको अनदेखी करती है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो इधर सरायकेला खूंटी साइड में क्यों, पत्थरगढ़ी या खूंटी साइड, सरायकेला साइड में क्यों विरोध कर रहे थे? अभी हाल फिलहाल में भी लोग एक सेना तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब रेजिस्टेंस, अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस हैं। आशुतोष सर, मैं ज्यादा कुछ इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं। हेलो सर, आप ही जी, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जी, बोलिए जी। तो इस तरह से जो जैसे होता है कि सरकारी तंत्र जो उन पर अत्याचार करता है, तो उससे कहीं ना कहीं विरोध युवाओं में जागता है। और वही जब हम लोग जानते हैं कि नक्सलवाद भी बोलते हैं, जब लोग अधिकार के नाम पर लड़ते हैं तो उनको नक्सली करार दिया जाता है। एक राइटर, बहुत अच्छे राइटर है आदिवासी रेजिस्टेंस के ऊपर, ग्लैडसन डुंगडुंग, वो मानव अधिकार के रूप में भी काम करते सर हैं। कंटिन्यू रहिए। ग्लैडसन डुंगडुंग ये बहुत अच्छे रचनाओं के अपने लिखे भी, बहुत सारी कहानियां, इनका कहानी संग्रह भी है। तो ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो आदिवासी अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समाज में भी और देश में भी आदिवासी रेजिस्टेंस के बारे में लोगों को बता रहे हैं। उनका नाम है ग्लैडसन डुंगडुंग। और हमारे यूनिवर्सिटी में भी अनुज लुगुन सर हैं जो एक नामी युवा कवि भी हैं, वो भी कभी कभी साथ देते हैं, इस मामले के बारे में लिखते हैं, जल जंगल जमीन के बारे में लिखते हैं। मैं इतना ही कहकर बताना चाहूंगा कि आज भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब विरोध करते हैं तो लोगों को पुलिस तंत्र से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे खूंटी अभी इधर कोल्हान एरिया में हुआ है। जी जी, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, हमको लिंक भेजा गया था तो मैं बोला चलो मैं भी पार्टिसिपेट थोड़ा कर लूं। मुझे इतना ही करना है और अधिक नहीं करना है। जी जी सर, अभय सर, शुक्रिया। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बीए बीएड 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से। मैं क्षमा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से ज्वाइन था और अचानक नेटवर्क लॉस्ट हो गया, तो मुझे फोन से ज्वाइन करना पड़ा और मैं बीच में ज्वाइन कह नहीं पाया। मैं ये बताना चाह रहा था, जैसा कि रिंकी ने बताया था, रिंकी आपका शुक्रिया। मैं इस सत्र का मॉडरेटर हूँ और मैं ये प्रयास करूंगा कि जो सवाल आए हैं, हमने जो फॉर्म रीड किया था तो उस फॉर्म के साथ बहुत सारे सवाल और कुछ सवाल हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, तो मैं उन सवालों को सर के पास रखने का प्रयास करूंगा। सर, आप बहुत ज्यादा, आशुतोष सर, आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आप बहुत स्ट्रेस ना लें। और मैं अभी अमरज्योति भैया को निवेदन करूंगा कि वह आए और अपना सवाल पूछे। अमरज्योति भैया। अमरज्योति भैया, आपको आपका मैसेज है ग्रुप में, आप अब सवाल पूछ सकते हैं। अमरज्योति, थोड़ा समय लगा तो मैं कुछ सवाल जो मेरे पास आए हैं मैं वो पूछ लेना चाह रहा हूँ। उन सवालों में से मैं एक सवाल जो मैं सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ, ये हम सारे श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि आप चूंकि पहले उन लोगों के साथ रहे, उनके साथ समय बिताया और आप स्क्रिप्ट में आप लिखते भी हैं कि जब आप वापस आ रहे थे तो वो प्रयास कर रहे थे कि आपको फेयरवेल दे रहे थे और आप अपने सेविंग किट्स और सोप्स और बाकी सारी चीजें उनको दे देते हैं। अब आप से अलग है, आप यहाँ हैं। अरे वाह, तो
आपको पता है ये वाली बात पता है आपको? हाँ, मैंने वाह, पढ़ी है किताब। हाँ, धन्यवाद तो धन्यवाद। अभी आप कैसा महसूस करते हैं? जी सर, अभी आप कैसा महसूस क्या करते हैं? क्या क्योंकि बोल आप अभी उनसे सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि आप जब आपको वे लोग फेयरवेल देते हैं और फिर यहाँ पे है कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो कहते हैं कि बिना मटन के, वो मटन शब्द बाकी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंसान का मांस हो या बकरी का, क्योंकि वो फेयरवेल आपको देते हैं, फिर आप अपने सेविंग किट, सोप्स और बाकी सारी चीजें उनको देते हैं, और अब क्योंकि आप उनसे थोड़ा दूर है, तो अब कैसा महसूस करते हैं? उनसे इस दूरी का कैसा इम्पैक्ट है आपके जीवन में, वह जानना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन था जो मैं जिया मैंने एक समय बड़ा डूब के, और वो पीछे छूट गया है। जैसे कि हमारी स्मृतियां होती हैं, वो एक स्मृति थी मेरे जीवन की, अब वो नहीं रही है, बस वैसा ही महसूस होता है। और जैसा कि आपने अगर पढ़ा है तो जानते ही हैं कि मैंने काफी समय उनके साथ बिताया है, नक्सलियों के साथ, आदिवासियों के साथ, उनके जीवन को समझा है, और उस पर लिखा भी है। हिंदी में भी किताब बहुत जल्द आ रही है अब तो मैं यही महसूस करता हूँ कि ये हमारे समय की इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण संघर्ष है, इसको दुर्भाग्यवश हम लोग उसको समझते नहीं हैं, ये शायद समझना ही नहीं चाहते हैं, या हमारे पास वो पैमाने नहीं है कि हम इसको समझ सकें। ये बड़ी भारी त्रासदी है हमारे समय की, बस यही कहना चाहूंगा मैं। तो मुझे दुख ये होता है कि इस संघर्ष को समझने वाले लोग कम बचे हैं आजकल। तो बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष को समझते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, उसको संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता कितनी जल्दी आजकल लोगों को देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही इत्यादि इत्यादि कह देती है। तो ये है। हेलो, शुक्रिया सर। अब यस सर, हमने समझा। अभी राहुल जी हैं और उनका हैंड रेज है। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि अपना सवाल माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। राहुल जी। हाँ, हेलो आशुतोष भारद्वाज सर को गुड आफ्टरनून, और आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राहुल कुमार, मैं बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक छात्र हूँ। चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, चीजों की उतनी समझ नहीं है, फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से साझा कर दूं। हमारा प्रश्न ये है कि अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं। हाँ सर, हमारा प्रश्न सर ये, अभी हम लोग बार बार ये देख रहे हैं कि जो आदिवासी लोग हैं सर, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व शायद नहीं मिल पा रहा है। सर मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि जैसे जब हम लोगों के बीच चुनाव होता है सर, तो महिलाओं को, SC ST वर्ग को सर कुछ सीटें रिजर्व दी जाती है सर, तो क्या आदिवासी लोगों को कुछ सीटें रिजर्व नहीं दी जाती है? तो उन लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है सर? ऐसा हमारे मन में विचार, आप अपना व्यू इस पर रख सकते हैं। तो आपका प्रश्न है कि आदिवासियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा, यही प्रश्न है ना? यस सर। हेलो, यस सर, हमारा यही। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि वो आदिवासी दुर्भाग्य से बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है, तो चूंकि वो राजनीतिक शक्ति नहीं है, इसीलिए उनके साथ जो है कोई भी राजनेता न्याय नहीं करता है। ये बात है ना, उनके पास अब इतनी शैक्षणिक ताकत है जैसे कि दलितों के पास है। तो इसीलिए जो हमारे राजनेता है इतने निकम्मे हैं, जो मैंने आपसे कहा था, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनना चाहते हैं जो कि राजनीतिक रूप से सशक्त हों। क्योंकि वो लोग अभी इतने नहीं है, इसलिए वो नहीं सुनते हैं, बस ये सीधी सी बात है, इसलिए उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो है आदिवासी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है, कई सालों में होगी, है कई दशक चलेगी है। जैसे कि ये वाली लड़ाई चली अपनी, आप जानते हैं, दलित संघर्ष आज जहाँ खड़ा हुआ है उसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। तो कितना लंबा इतिहास है आप सब जानते हैं। कम से समाज जो मैं बार बार कह रहा था, उसको भी देर लगेगी, फिर रातों रात नहीं हो पाएगा वो, बस वही है। जी सर, तो सर जब हमारे भी चुनाव होता है सर, तो कुछ सीटें उन लोगों को रिजर्व दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है सर सीटें? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, जैसे कुछ सीटें सर महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है कि हाँ इन सीटों पर महिला कैंडिडेट।
हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। हेलो। हाँ हाँ जी, सर अब आ मैं रही है। ये हाँ बोल रहा हूँ कि जैसे, हाँ सर कुछ सीटें जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित ही रहती है कि इन सीट पर महिला वर्ग ही, महिला के कुछ कैंडिडेट ही खड़ा हो सकते हैं या फिर SC ST ही खड़ा हो सकते हैं सर। तो ऐसा कुछ है क्या कि आदिवासी लोगों को कुछ सीटें रिजर्व दी जाती है सर, वो लोग ही खड़ा हो सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, और क्या, ST के लिए रिजर्वेशन है, वही लोग खड़े होते हैं। ये तो है, संविधान में है प्रावधान ऐसा, ऐसा है। हाँ, फिर भी वो लोग अपने आदिवासी समुदाय के लिए विशेष काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है सर? नहीं लाकर तो लोग तुम्हारी जल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा इतने सशक्त नहीं है जितने के और लोग हैं। हाँ, ओके इसीलिए सर। वो जो है, उनकी राजनीतिक रूप से इतने सशक्त नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए उनकी आवाज कम सुनी जाती है। हाँ बस ये है। थैंक यू सर। यस सर। सर हमारे बीच महेश भैया हैं, और महेश भैया की अभी हमारी यूनिवर्सिटी के एक जाने माने शायर हैं, क्योंकि खास करके वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग बहुत अच्छी है। उनका एक सवाल है कि अम्बेडकर ने आदिवासी की जगह पर शेड्यूल ट्राइब शब्द रखा, और इस वह यह जानना चाहते हैं कि इस आदिवासियों के यह जो शेड्यूल ट्राइब रखा गया, इससे आदिवासियों के सवाल और संघर्ष कितना बढ़ाया है, और फिर ये स्टेट और आदिवासी के संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं? फिर से सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए तो। अंबेडकर ने आदिवासी की जगह शेड्यूल ट्राइब रखा था, जैसा कि हमें पता है, तो वह इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं कि वो आदिवासी की जगह पे शेड्यूल ट्राइब शब्द क्यों रखते हैं, और इसने आदिवासियों के सवाल और संघर्ष को कितना बढ़ाया है। देखिए, शेड्यूल ट्राइब तो इसलिए रखा गया है क्योंकि उसको संविधान में सुरक्षा दी गई है शेड्यूल्ड के तहत, इसलिए रखा गया है वो। तो वो तो जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो ये संविधान के शेड्यूल्ड में है, इसलिए उनको जो सुरक्षा मिली है, इसलिए ऐसा हुआ है बस। तो वो उस समुदाय को, जिसको आप, जो आपने अभी नाम लिया जिसका, आदिवासी का, उस समुदाय को आपके संविधान ने एक अतिरिक्त सुरक्षा दी है, इसलिए उनको शेड्यूल ट्राइब कह देते हैं, वो शेड्यूल्ड में आती है वो। जैसे आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं, तो ये क्यों होता है 8वीं अनुसूची में, शेड्यूल में? वो इसलिए क्योंकि वो जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनको एक अतिरिक्त सुरक्षा मिली हुई है, संविधान ने दी हुई है, बस इतना सा है, समझे आप? जी सर, और मैं आशा करूंगा कि महेश भैया भी समझे होंगे। अगर उनको कोई अभी भी कोई क्वेरी होगी तो वो, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह चैट बॉक्स में लिखे, और फिर हम उन पर बात करेंगे। सर, आप अपनी किताब में चर्चा करते हैं महेंद्र कर्मा की, और सर्वा जुडुम जिनसे जुड़ा हुआ है, और पोटियामी मादा की। हम ये देखते हैं कि एक पुलिस और एक तो नक्सली लोग, महेंद्र कर्मा और पोटियामी मादा को बहुत ब्रुटैलिटी के साथ मारा गया। इवन ऐसा था कि उनके शरीर पर कूदा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर वार किया गया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी दरिंदगी के पीछे का कारण क्या है? सर, आपका माइक ऑफ है। देखिए, उसकी वजह यह है, जो मैंने किताब में लिखा भी है, कि वो जो दरिंदगी है वो उनकी साइकोलॉजिकल जरूरत है, मतलब वो जो है उसके बगैर उन्हें लगता है कि इस दरिंदगी के बगैर जब तक ये दरिंदगी नहीं दिखाएंगे, वो अपने कैडर्स के बीच में उत्साह नहीं भर पाएंगे। तो उसकी वजह ये है, हालांकि मैं तो कभी सब वो घनघोर निंदनीय है, उसका कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो उनका अपना है। हमारे बीच दरिंदगी, मैं, यस सर, सर आप कंटिन्यू। वो दरिंदगी, हाँ, वो इस वजह से है कि भाई वो लड़ाई चल रही है, वो सारे नियम छोड़ चुकी है, वो उसमें कोई नियम नहीं बचा है। कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा ना। अच्छा, समझ गए आप?
जी सर, यस सर। सर हमारे बीच चंद्रप्रभा मैम जुड़ी हुई हैं, वो हमें एजुकेशन पढ़ाती हैं। मैं चाहूंगा कि मैम आपको जो सवाल ग्रुप में पूछ रही हैं, जो बात आप कह रही हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप माइक ऑन करके सर के सामने ये बात कहें। थैंक यू मनीष और आशुतोष जी को मेरा नमस्कार। मैंने ग्रुप में लिखा है क्योंकि आशुतोष सर ने पूछा कि इस जितने लोग सुन रहे हैं उसमें आदिवासी हैं। तो मेरा थोड़ा एक्सपोजर रहा है कि, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मीन्स आवाज मेरी आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ, तो जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो लगातार 2-3 साल, 2 साल नहीं हूँ लेकिन इसके पहले के 3 सालों में मैं लगातार काउंसलिंग में बैठती थी और हमने देखा कि जो एसटी कोटा है हमारा, ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होते थे। बॉयज में तो एक दो आते थे लेकिन गर्ल्स में नहीं होता था। तो 19 में 2 लड़कियों ने एडमिशन लिया और बाद में मैंने देखा कि धीरे धीरे अब मुझे वो दिखाई नहीं देती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उनका ड्रॉप आउट हो गया और ड्रॉप आउट के पीछे जो रीजन रहा होगा क्योंकि उस टाइम पे ही हमने ये देखा कि उनको इंक्लूड करने के लिए जो चीजें चाहिए वो सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा था। उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो तमाम तरीके से अपने आप को असहज फील कर रही थी। जब हम इवन हमारा वो पहला इंटरेक्शन जब उनसे हुआ था तो हमने देखा कि वो अपने ड्रेस को लेकर के बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी कि हाँ मैं ऐसी हूँ एंड द गर्ल, दूसरी लड़की जो एडमिशन ले रही है वो तो बहुत दूसरे तरीके से ड्रेस पहनी है। तो उससे इंटरेक्ट करने में तो बहुत सारी चीजें मिल करके ऐसा हुआ कि ड्रॉप आउट वो हो जाते हैं। तो जब ऐसी कोई चीज होती है, अभी हम बैठ करके आदिवासी समाज पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इंक्लूड करने के लिए मैं खुद की भी अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं ये बात अभी कह रही हूँ लेकिन मैंने भी इस तरीके के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हाँ उनका रिप्रेजेंटेशन बना रहे। अगर वो आई और ड्रॉप आउट हो गई तो मैंने भी कुछ नहीं किया। तो विशेषकर मेरा कहना यही है कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो जिम्मेदारी हम सबकी होती है। वो चाहे इतने हमारे 43 एंड अदर पार्टिसिपेंट्स जो बैठे हैं वो, और जो भी सिस्टम होता है सबकी जिम्मेदारी होती है। वो इस तरीके के स्टेप नहीं उठा पाते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से चीजें जहां पे थी या पीछे चली जाती जा रही हैं। आदिवासी समाज की खुद जिम्मेदारी तो है ही कि नहीं हम अपनी आवाज उठाएं, लेकिन जो उनमें से जो बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर आ गए हैं वो ग्राउंड लेवल पे इस तरीके की क्या चीजें कर पा रहे हैं, या फिर अदर जो हम जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं और बैठ करके उनकी चिंताएं कर रहे हैं, तो हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर पा रहे हैं। तो वहां से तय होता है कि वो कैसे इंक्लूड होंगे और कैसे वो आगे जाएंगे। संविधान में प्रोविजन रख देने से या फिर योजनाएं तमाम चला देने से नहीं होता है, हर सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा ना कि वो अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुआ तो मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कि बस बड़ी मुश्किल से एक एडमिशन, 2 एडमिशन हुए और वो कहाँ चले गए अभी मैं उसकी हिस्ट्री बता रही हूँ। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे ही करेंगे तो एक्सक्लूड होते चले जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। मेरा मानना है कि अगर ऐसे लोगों को से संपर्क साध करके उनसे कनेक्ट रहिए, उनको किसी तरह से हर तरह की सुविधा अगर दी जाए तो शायद वो हर जगह शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुविधा देने की उनको हर तरीके से बच्चा ने इंक्लूड करने की जरूरत है, लेकिन करता कौन है? नहीं, जैसे कि कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी है, उनको जो है हॉस्टल फैसिलिटी या जो भी स्पेशली महिलाओं को लेकर जिस तरह से हमारी सरकार या कोई भी काफी ज्यादा संज्ञान में रहती है, यदि उनके दायरे में ला करके उसको उनको अलग से अगर हम उन्हें प्रोटेक्शन दे करके उनकी एजुकेशन को लेकर के काम करें तो मेरे ख्याल से वो काफी हद तक आगे आ सकती हैं। खाली वो एडमिशन लेने के बाद यदि वो कहीं ड्रॉप आउट लेती हैं तो वो गलत बात है, ताकि वो एक से बढ़ के एक, मतलब एक चेन को चलाने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, जहां तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप की बात से सहमत हूँ। ताकि ये चेन ब्रेक ना हो किसी तरह से। हेलो, हाँ मनीष। यस सर।
मैं चंद्रप्रभा मैम जो बात बोल रही है उसी में कुछ और बात बोलना चाह रहा हूँ। आजकल जी बहुत सर, सारे देखिए। एनजीओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत सारे एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट। हेलो। ये सर जी सवाल मनीष। आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा एक छोटा निवेदन ये है कि सवाल बहुत आपके विचार बहुत शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि कुछ सवाल हैं जो ग्रुप में बार बार है, तो मैं चाहूंगा कि सर उनका जवाब भी मिल जाए, तो आप कहें लेकिन थोड़ा शॉर्ट। थैंक यू सर। हाँ, मैं यहाँ छोटा ही होता हूँ बस। आजकल कुछ एनजीओ मदद करते हैं ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों। हमारे गया में ही, आप लोग को नहीं पता होगा, बोध गया में सोसाइटी ऑफ जीसस करके एक संस्था है। बोध गया में अमर ज्योति स्कूल के बगल में उनका संस्था है। वो वो गरीब आदिवासी बच्चों को और दूसरे लोगों को भी बाराचट्टी इलाका से, शेर घाटी इलाका से, उनको जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको बोध गया में रखे हैं, हॉस्टल दिए हैं, और उनको कुछ ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कंप्यूटर का हुआ चाहे और कुछ कुछ दूसरों चीज़ों का, ऐसी मुहैया चीज़ें करते हैं। खुद मैं जो हूँ, मिशनरी लोग जो हम लोगों को एजुकेशन दिए, उसी की बदौलत मैं आज जो मैं टीचर बना हूँ, तो मिशनरियों के कंट्रीब्यूशन से बना हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को एक वातावरण दिया, पढ़ने का मौका दिया। तो इसी वजह से बहुत सारे आदिवासी लोग भी आगे समाज में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ एनजीओ काम कर रही हैं, लोग जागरूक होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कभी कभी ड्रॉप आउट्स ऐसे होते रहते हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। जी सर। महेश भैया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना सवाल पूछ लें। आपका एक सवाल रह गया है चैट में। मेरा जो सवाल है वो ये था कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है आदिवासियों की, तो आदिवासियों का जो मूवमेंट है, जिनका विमर्श है, वह भी ज़्यादा लंबा नहीं चला है, और वो भी वो भी विमर्श में आया ही है, चर्चा में आया ही है। तो उनका जो दर्शन है वो मुख्य धारा के जो दांवपेच हैं, जिसको लॉबिंग कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उससे वह दूर है, या अपने दर्शन में उसको शामिल नहीं करती। तो क्या उनका यह दर्शन है वह भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का एक कारण है? इसका जवाब मैं सर से चाह रहा था, आशुतोष सर से। दूसरा सवाल यह कि एक जो नैरेटिव्स बना दिया गया है कि आदिवासी नक्सल होते हैं, तो इसको हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में जो हिस्सेदारी है आदिवासियों की, उससे कैसे जोड़ करके देख सकते हैं, या इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बन सकता है? ये दो सवालों के जवाब मैं सर से चाह रहा था। देखिए, आदिवासी, सभी आदिवासी नक्सल नहीं है, ये तो तय है। हाँ, ये तो बहुत ही भ्रामक सरकार की मान्यता और धारणा है, प्रस्तावना है, जो गलत है। नक्सली कौन होते हैं ये हमें समझ लेना चाहिए। नक्सली वो लोग हैं जो सीपीआई माओवाद के पार्टी कैडर हैं, जो हथियार उठाकर क्रांति करने का सपना देखते हैं, क्रांति करते हैं इत्यादि इत्यादि, जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ हथियार बंद, देखिए इस पर गौर कीजिए, जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ सीपीआई माओइस्ट माओवादी के बैनर तले लड़ाई छड़ी हुई है, सिर्फ वो नक्सली। अगर आप अपनी जमीन जंगल बचाने के लिए प्रतिरोध कर रहे हो, अगर आप सरकार से कह रहे हो कि मेरी जमीन मत लो, और आपका जो प्रतिरोध है पूरी तरह अहिंसक है, शांतिपूर्वक है, आप कतई नक्सली नहीं हो। ठीक है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए इससे पहले हम लोगों को। तो अगर सरकार ऐसा कह रही है, कोई भी कह रहा है, तो आपको जवाब देना है तुरंत, मुंह तोड़ के, नहीं ये लोग नक्सली नहीं है। ठीक है ना। तो आपका पहला प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न हो गया? और पहला प्रश्न यह था सर कि आदिवासियों का जो अपना एक दर्शन है कि वो मुख्य धारा के जो जितने राजनीतिक दांवपेच हैं वो उसका उपयोग नहीं करते, मतलब लॉबिंग, सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए उसकी वजह ये है। हाँ, तो इसके तो क्या उनका जो है जो दर्शन है कि हम इस चीजों को शामिल नहीं करेंगे, या हम पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहते ही नहीं है, हमको बस जल जंगल जमीन दे दीजिए, जंगल पे अधिकार दे दीजिए, हम उतना ही खुश हैं, तो क्या इसके यह भी उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का एक कारण है? देखिए, आपको समझना चाहिए कि जैसे आप राजनीति में भागीदारी कह रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी, उसके लिए कहीं अधिक राजनीतिक और शैक्षणिक चेतना और स्थिति या हैसियत जरूरी है। अब जो व्यक्ति जंगल में रहता है, जो वहां से बाहर बहुत कम निकला है, तो आप ये उससे अपेक्षा नहीं करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि उनका दर्शन भी इस तरह का, लेकिन आप ये भी समझें दर्शन से कहीं से कि वो जिस तरह का जीवन जीते आए हैं, उनको बाहरी दुनिया अभी नहीं मालूम है।
वे अभी जिसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था में भागीदार नहीं है, अभी वो नहीं हुए हैं, उस गति से नहीं बने हैं जिस गति से अन्य समुदाय हो गए हैं। बस ये बात है। और उसकी वजह क्या है, जो मैं फिर से वही बात पहली कहता हूँ, इसकी वजह है कि राजनीतिक और शैक्षणिक चेतना अभी उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर अन्य समुदाय के भीतर है। ये है। सर ये आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब अम्बेडकर ने जो रखा शब्द रखा संविधान में, तो जयपाल सिंह मुंडा ने मांग की थी कि आदिवासी शब्द रखा जाए क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब सही प्रतिनिधित्व नहीं करता उससे, और उनका ऐसा मानना था कि ये आप अपनी दलित पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए या उसके जनाधार को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये उसी दिन पारित हुआ जिस दिन जयपाल सिंह मुंडा की तबीयत खराब हुई या किसी वजह से वो अनुपस्थित रहे संविधान सभा के बहसों में, तो अंबेडकर ने बड़ी चालाकी से उसको पारित करवा लिया। तो ये आदिवासी शब्द न, और उसका संघर्ष वो आज तक कर रहे हैं आदिवासी, कि उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग हो ताकि वो यहाँ के मूल निवासी कहे जाएं। तो इस स्टेट और आदिवासी के इस संबंध में इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से देखा जाए, इसने उनके संघर्षों को कितना आगे बढ़ाया या अंबेडकर इसके लिए कितने दोषी हैं, इस पे सर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है, जो आपने घटना अभी सुनाई जयपाल मुंडा या और अम्बेडकर वाली, मैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि दलित और आदिवासी के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन उसकी वजह ये भी है, देखिए, कि भाई दलित लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे सबसे पहले तो उनसे अपेक्षा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि अपेक्षा की जाए कि वो आदिवासी की भी लड़ाई भी लड़ लें, है कि नहीं। तो ये दलित खुद बहुत ही पिछड़े हुए थे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे इतने सालों से। बस उसे आप उसी तरह से देख सकते हैं। लेकिन सर जब आदिवासियों का एक बड़ा नेता वहां कह रहा है कि हमारे लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग कीजिए, और वो एक बहुत लंबी बहस करते हैं, पूरा तर्क देते हैं, इसके बावजूद भी अंबेडकर नहीं मानते हैं इसको। इसमें नेहरू सरदार पटेल तो बाकायदा मजाक ही उड़ा देते हैं उस शब्द के लिए। नेहरू भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। तो देखिए, ये तो सर मुझे इस घटना के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, है ना। मैं पहले ही आपसे कहा कि भाई आप मुझसे कहिए विज्ञानी है, तो मुझे नहीं मालूम है ये वाली घटना। ठीक है सर, ठीक, कोई बात नहीं सर, कोई बात ठीक है जी। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, हम फिर कभी आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरा अभी चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अत्याचार सा हो रहा होगा मेरे ऊपर। बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ मैं इस समय, देखिए इस तरह से। ठीक है सर, आपने बहुत समय दिया सर, अब तो आभार प्रकट करने का समय आ गया है। तो आपने बहुत समय दिया, और इस इतनी खराब तबीयत होते हुए भी आपने हम लोग को समय दिया, हम लोगों के लिए समय निकाला। तो मैं पूरे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के समूह की तरफ से, अपने शिक्षकों की तरफ से, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबकी तरफ से सर आपका आभार प्रकट करता हूँ। और फिर कभी मौका लगेगा तो आपसे बातचीत होगी विस्तार से। जी 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 जी, धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया सर, धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका, आशुतोष सर, हमारे बीच जुड़ने के लिए। जी, सबका धन्यवाद आप सबका। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन मैं बार बार खांस रहा हूँ, मेरे गले में बहुत थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। सर हम लोग दोबारा मिलेंगे सर, हम लोग ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि जी जी, बहुत सारे सवाल अवश्य मिलेंगे, पक्का पक्का पक्का। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। आप सभी लीव कर सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आगामी 13 फरवरी को जनमन विवेचन एक बिल्कुल अलग तरीके का सेशन लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रहा है, जो कि एक काव्य पाठ है। विभिन्न कवियों की प्रस्तुति होगी उस काव्य पाठ में। जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक अब ऑन हो चुका है, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं उस सेशन के लिए। आगामी 13 फरवरी को काव्य पाठ जनमन विवेचन के मंच पर। आप सभी का शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। अब ये सेशन यहीं खत्म होता है, आप सभी लीव कर सकते हैं। धन्यवाद।